भाषा मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ अभी। मैं जानती हूँ कि आपके जो कार्यक्रम हैं और कोई भी वो व्यक्ति जो कि संविधान पर विश्वास रखता है, जो भारत के सेक्युलर लिबरल कैरेक्टर में यकीन रखता है, वो किसी भी तरह की धर्म पर आधारित राजनीति का विरोध करेगा और आप भी वही करती हैं। जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप गईं, तो जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं, मैं उसी जवाब को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या आप इतना देख पाईं कि लोग जो किसान थे, वो अपने आर्थिक जो उनके हित थे, उनके जो अपनी मज़हबी, जातीय पहचान है, उनको भुला रहे हैं? जी। अरफा, बहुत ज़रूरी सवाल है और मुझे लगता है इस पर हम जितना ज़मीन पर जाकर पकड़ पाएँ इस नब्ज़ को। म मैंने 2013 से लेकर अब तक यह पूरा इलाका कई बार देखा, महसूस किया। 2013 में भी जब जलाया जा रहा था तब गई, तब से लेकर महापंचायत हुई तब गई और अभी गई। देखिए, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ये है और ये परिवर्तन बाकी सारे समीकरणों से हम समझे ना समझे, इस बात से अपने आप समझ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग मज़ाक ये उड़ा रहे हैं और ये मज़ाक अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं, ये राह चलते जहाँ हम खा रहे हैं, जहाँ से हम चाय पी रहे हैं, कि किसान आंदोलन ने देश के सबसे ताकतवर आदमी को, वहाँ पे इशारा वो गृह मंत्री का करते हैं और कहते हैं कि देश के सबसे ताकतवर आदमी को घर-घर जाने पे मजबूर कर दिया। तो ये तो हमारी जीत है। तो ये एक बहुत मतलब ये मैं आपको कह रही हूँ बिल्कुल कॉमन, जिसको कुछ पता नहीं, जहाँ हम कैमरा भी ऑन नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं, वहाँ पे जो चर्चा चल रही है, क्योंकि मैं उसी दिन थी जिस दिन कैराना में अमित शाह जी भ्रमण कर रहे थे। तो ये जो एक कॉमन नरेशन है कि ये संभव हुआ किसान आंदोलन की वजह से। अब आप देखिए, मैं मिली जो भाजपा के पक्ष में हमारा प्रिय मीडिया है, उसके जो प्रिय लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे, उनके पास वहां पे उनका कहना है कि मुश्किल तो बहुत है लेकिन मैनेज हो जाएगा। अब आप लैंग्वेज देखिए उनकी, है ना, कि मुश्किल तो बहुत है, मैनेज। मैंने कहा क्या क्या मैनेज कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने कोरोना मैनेज कर लिया। वो खुद ही कहने लगे हमने कोरोना मैनेज कर लिया। तो मैंने कहा कोरोना कैसे मैनेज कर लिया? उनका कि देखिए अब लोग भूल गए हैं इन सब बातों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर सबको पैसा मिला है। आप सबको पता है, और मैं यहाँ वायर के प्लेटफॉर्म से भी बोलना चाहूंगी, 1 महीने में 2-2 बार राशन दिया गया। बिल्कुल। और इसकी गवाही तमाम लोग दे रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि एक ही महीने में 2-2 बार राशन मिल गया उनको, और सब बस इंतजार कर रहे थे कि ना हो। मैं लखनऊ जहाँ की मैं हूँ वहां गई, तो वहां पे रेहड़ी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए हमें मिल गए हैं। कहाँ से मिल गए? वो जो श्रम कार्ड बन रहा है, मैं गई उजरियाओं गांव, वहां पे श्रम कार्ड उस समय भी चल रहा था। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कोरोना वाला तो उन्होंने काफी हद तक, जो नाराजगी थी, उनको लग रहा था कि नीचे तक जो लोग नाराज हैं, जिनका नुकसान हुआ है, ये 100% सच है अरफा, की इस पे बड़े पैमाने पर पैसे का खेल, अपनी ही स्कीम्स को रोक रोक के हमने पहले भी देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से, और इसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। लेकिन हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश में और जिन इलाकों की आप बात कर रही हैं, जिन जिलों की आप बात कर रही हैं, इन इलाकों में जो ध्रुवीकरण है वो बहुत तगड़ा दूसरे ढंग से हुआ है। यहाँ पर भाजपा के पास जो बढ़त थी वो किसान आंदोलन उनसे खा गया। तमाम लोगों को ये आशंका थी कि क्या किसान नेताओं को, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन को, भाजपा मैनेज कर लेगी। जिस तरह से फोटो डाली गई, जिस तरह से नरेश टिकैत के साथ बालियान जी की फोटो आई, उसके बाद से जो आशंका थी वो आशंका यही थी कि क्या ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन अभी तक सुकून की बात यह है कि वह डिवाइड उस तरह से होना तकरीबन असंभव है कि दोबारा से उस तरह से जो 2013 की का जो उन्होंने प्रयोग किया था कि डिवाइड करा दिया, लेकिन कोशिश उनकी पुरजोर जी, है। जी वरना हाँ। गृह मंत्री का वहां जाकर यह बोलना कि हम में और जाटों में और भाजपा में एक समानता है कि इन्होंने जाटों को, मुसलमानों को, मुगलों को इतने पहले निकाल, नहीं, आप नहीं, ये देखिए, ये जो 650 साल कम्युनल पुराना टोन। रिश्ता। भाषा जी, हाँ, 650 साल पुराना रिश्ता देखिए आप। हाँ, 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 कि इतना साल पुराना। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन उनको ये पता है कि वैसा परफॉर्मेंस करना उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल लेकिन वो ठीक है। अपनी कोशिश में, और एक चीज बहुत अहम, जो मुजफ्फरनगर से टिकैत ने नारा लगाया था, जिसकी गवाही तमाम लोगों के पास है, जहां अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव,
तो इस बार भी जब मैं गई तो लोगों ने कहा कि अब तो हमारा नारा यही हो गया है, जी हाँ। अब हम यहाँ से पलटने वापस हाँ, वाले लेकिन नहीं और हैं। भाषा इसके अलावा अहम तो बात ये भी है कि जैसे मान लेते हैं जो टिकैत ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, टिकैत बंधु जो हैं, उनके ऊपर शायद पूरा इस बात का वज़न रखना या ये उम्मीद करना कि वो जिस तरफ बहेंगे उस तरफ किसान चला जाएगा। आंदोलनों को नेताओं की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार जब आंदोलन फैल जाता है, तो उसकी अलग-अलग दिशाएँ होती हैं और आम आदमी का जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आम किसान का मैंने देखा इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया और ऐसे में अगर दोनों में से कोई टिकैत भाई ये भी बोलता है कि चलिए भाजपा को फिर से वोट देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी बात सुनेंगे किसान या उनके पास अब मैं बस उतनी एक ताकत चीज, हाँ, एक जी, चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर किसान आंदोलन की वजह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल का जो आधार है वह निश्चित तौर पे बहुत व्यापक हुआ है। कुछ सीटों पे जरूर टकराहट है, लेकिन उस टकराहट को वो मैनेज करने में, वो एकजुटता को प्रदर्शित करने में अभी तक सफल हो पाए हैं। तो ये मुझे जी। लगता है कि काफी अहम परिघटना अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और इसका हुँ, असर निश्चित तौर पर इन चुनाव में पहले दूसरे चरण में होगा। लेकिन जी। एक आशंका है कि 7 चरण में जिस तरह से बांटा गया है, हुँ, और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल का भी एक्सपीरियंस हमारे सामने है कि उससे कितनी मुश्किल होती है बाकी हुँ, दलों के पास, धन के लिहाज से, नफरत के लिहाज से, हर बूथ पर पहुंचने के लिहाज से निश्चित तौर पर अभी भाजपा के पास एज है। ठीक है। लेकिन हिंदू मुसलमान कर पाना इन दो इलाकों में उस तरह से उनके लिए अभी तक फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे जी, रहा। जी। कि क्या बहुत अहम जनता बात इस है दिन और तैयार हो इससे जाती है? इससे शायद अंदाज़ा भी दर्शकों को हो जाएगा इस बात का क्योंकि एक लोकतंत्र जो है वो किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं है। लोकतंत्र का मतलब और जहाँ चुनावी जो एक इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है उसमें जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का ज़िक्र कर रहे हैं उर्मिलेश जी यानी कि बराबर का मौका, बराबर की एक तरह से क्षमता होनी चाहिए जिसमें पैसा भी बराबर का नहीं है। मीडिया उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी बात है कि मीडिया जो है वो बराबर से जगह कहाँ दे रहा है बल्कि 95 और 5 का भी नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों का तो उल्लास करने के लिए, उनको रिडिक्यूल और मॉक करने के लिए बुलाया जाता है ताकि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सके, उन्हें शर्मिंदा किया जा सके। और खासकर मैं ये देखती हूँ कि जब पिछड़े जो नेता होते हैं, पिछड़े दलों के जो नेता हैं, उनको ज़लील करने की कोशिश होती है तो उनके पूरे समुदायों को ज़लील किया जाता है, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़लील किया जाता है। तो हमने ओबीसीज़ का ज़िक्र तो ज़रूर किया और इस कार्यक्रम में अगले कुछ मिनटों में जो सवाल उठाना चाहती हूँ वो ये भी कि क्या इसको वाक़ई ये माना जाए कि कोई भी चुनाव है ये जैसे लगातार 5 साल में हर राज्य में चुनाव होता है वैसा ही है या जिसको कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है 2024 का। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि जो आरएसएस का ये 100 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये उसके लिए एक तरह से निर्णायक एक क्षण होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का ये नतीजा कि क्या हम रिवर्स गियर में जा पाएंगे या नहीं या इससे आगे कोई रिटर्न नहीं हो सकता, कोई यू टर्न नहीं लिया जा सकता। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सवाल भाषा सिंह आपसे कि मुझे दलित वोट के बारे में पता नहीं चल रहा है। मायावती कहाँ है? मायावती क्या कर रही हैं? वो किसको क्यों टिकट दे रही हैं? मायावती किसकी तरफ हैं? दलित वोट क्या करेगा इसमें? जाटव वोट क्या करेगा? नॉन जाटव क्या करेगा? वाल्मीकि वोटर क्या करेगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है अरफा, और इसके अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो नलिन जी ने कही और उर्मिलेश जी ने कही, मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ उससे, क्योंकि ये जो सारी जातियां हैं और दलित, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि एक जाति नहीं है, उसमें बहुत सी सब कास्ट हैं जो आती हैं। इसी तरह से जो ईबीसी और ओबीसी के डिफरेंट लेवल्स हैं, खासतौर से जिसपे बहुत तगड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक ढंग की प्रयोग स्थली रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिन पे हम बात कर रहे हैं वो दूसरे ढंग की प्रयोग स्थली रही है, हिंदुत्व की, हिंदुत्व राष्ट्र की। यहाँ से बहुत अलग ढंग से इन लोगों ने ध्रुवीकरण लंबे समय से किया है, चाहे वो प्रेम को जिहाद से जोड़ने वाला काम हो, क्योंकि आपने जिन जातियों की अभी हवाला दिया, ये सबसे वोकल रिप्रेजेंटेटिव या उनके प्रतिनिधित्व इन तमाम मुद्दों पे बहुत तगड़ा करती रही, क्योंकि सीधे सीधे टकराहट रही है। अभी जब मैं गई मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, तो इन जातियों के बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जिन लोगों से भी मुलाकात हुई, बहुत सीधी और तगड़ी फाड़ दिखाई देती है कि यहाँ पर कुछ दलित जातियों में बहुत तगड़ा ध्रुवीकरण भाजपा कर चुकी है। बहुत सी जो छोटी पिछड़ी जातियां हैं उनमें
ये कहते हुए लोग अभी भी दिखाई देते हैं कि अब हम ये नहीं सोचते कि हम नोनी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। योगी जी ने बताया कि हम सब हिंदू हैं। इसमें जो विद्रोह हुआ है, जो फूटा है स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी और लोगों के जरिए, वह एक हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हकीकत यह है कि बाकी जिन छोटी जातियों पर काम किया है, जिनके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अलग अलग वोट हैं, अगर आप वहां पर ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि यही लोग हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हैं, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान महिलाओं के खिलाफ जो नफरत और जो एक इस्लामोफोबिया फैलाया गया है, बेसिकली ये इनके जरिए वो घोड़े दौड़ाए गए हैं। और वहां पर पैसा से लेकर तमाम चीजें, मतलब उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया है। वो इतना तगड़ा ऑर्गेनाइज्ड रूप है कि वो कितना ब्रेक हो पाएगा। अब आप देखिए मायावती के जितने भी बहुत कम पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें निशाने पर समाजवादी पार्टी है, निशाने पर कांग्रेस है, और उसके बाद जाकर बातचीत होती है कहीं से भाजपा को भी वो कहती है कि हमने भी काम किया है, आप हमारे कामों का भी उल्लेख कीजिए। तो वो तो अलग चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह के समीकरण कर रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी हम जमीन पर जो पूरा का पूरा समीकरण बैठा हुआ है, इसमें से जिन नेताओं ने विद्रोह किया है, जो बाहर गए हैं, समाजवादी पार्टी में गए हैं, वो एक हकीकत है, उसका असर पड़ा क्योंकि उसने एक परसेप्शन तोड़ा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये परसेप्शन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में टूट गया है कि यह जो समीकरण है, जिसे मोदी जी और योगी जी गमछा डाल डाल के टहल रहे थे गलियारे में और हाथ रखे हुए थे कि इनको आप हरा नहीं सकते, इनसे बाहर नहीं आ सकते, यह अवधारणा जरूर टूटी है। आज नीचे तक गया है कि विद्रोह हो सकता है और आप जीत सकते हैं, ये कि अजय नहीं है। लेकिन जिन जातियों को इन्होंने दूसरे ढंग से एक भीषण मुस्लिम विरोध में उतारा हुआ है, सिर्फ मुजफ्फरनगर या इस इलाके की बात नहीं है, मेरठ चलिए, डासना चलिए, गाजियाबाद जाइए, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, जैसे ही आप बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में जिस मीडिया चैनलों की बात उर्मिलेश जी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि वहां हेडलाइन ही बनती है कि 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। यानी आज की तारीख में अगर आप अकलियत की बात करते हैं तो आप बैकफुट पे जाते हैं, आप कैंडिडेट। तो एक और तरह मैं से याद इनके दिला दूं पास, आपको, इसके अलावा याद दिला दूं कि एक चैनल ने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव जो है वो साइलेंटली वो कैंडिडेट दे रहे हैं, साइलेंटली सीट दे रहे हैं मुसलमानों को, वही साइलेंटली। तो आपको हेडिंग में वही था। मुसलमानों को जीत के चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ, और हिंदू वोट खतरे में, तो वो तो बात सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसने एक अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किया है। हमें ये बात, अब वो कितना तब्दील होता है, और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो पोलिंग तक ले जाने वाला स्ट्रक्चर है, आज की तारीख में आनंदीबेन पटेल से लेकर, नड्डा जी से लेकर, अमित शाह जी से लेकर, अगर सारे लोग यहाँ उतरे हुए हैं, तो उनका तो जो उतरने का जो मकसद है और जो काम भी हो रहा है, यहाँ तक कि जो शामली तक में जो काम हो रहा है, अब वह काम कितना काउंटर हो पाएगा वो अलग बात है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हिंदू युवा वाहिनी सहित आरएसएस ने नीचे तक पहुंचकर दूसरे ढंग का एक अपना कैडर, और वो ट्रेडिशनल आरएसएस कैडर नहीं है, ये वॉयलेंट कैडर है, ये बार्बरिक कैडर है, जो कि नफरत में किसी भी हद तक जाता है। तो एक तो ये इन्होंने काम किया, और दूसरा जो एक पैसे का नेटवर्क, मैं आपके मन से भी बोलना चाहूंगी कि जो अभी ये पूरा नेटवर्क, पूरा प्रयास चल रहा है तिलक लगाने वाला, आप अपने लोगों से भी पूछिएगा, हम सब जानते हैं कि इसके थ्रू किस तरह से मतदाताओं तक मैनेज करना, पैसा पहुंचाना किया जा रहा है। तो ये जो एक मैनेजमेंट है, तो एक तो नफरत का औजार है, दूसरा पैसे का औजार है, और तीसरा अभी कितने वोट कहां तक पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, ये है। इसमें डेफिनेटली एक काउंटर नैरेटिव शुरू हुआ है, और उसमें बहुत मजबूती से। ये भी अच्छा है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, मायावती जिस भी फॉर्म में हो, ये सारे फेसेस ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर करना आज की तारीख में इस सो कॉल्ड कॉर्पोरेट मीडिया के लिए भी संभव नहीं हो पा रहा। उन्हें आप बुला रहे हैं, जवाब ये नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला कि जो दलित वोट की जो हम बात कर रहे हैं, नहीं, वही मैंने कहा, दलित वोट में पोलराइजेशन, दलित वोट में मैंने वही कहा कि दलित एक मुश्त वोट नहीं है, इसमें डिफरेंट सबकास्ट हैं। इन डिफरेंट सबकास्ट में जहां चमार वोट डाल रहे हैं,
जहां वाल्मीकि वोट डाल रहे हैं वह अलग अलग है, वो पहले भी अलग अलग था। नहीं, तो क्या इन मायावती का जो अपना बाकी वोट है जातियों वो में इंटैक्ट है? मायावती का वोट नहीं, इंटैक्ट उसमें है? उसमें उसमें भी बहुत डीप इनरोड्स हुए हैं। आप देखिए कि जिस तरह से इन लोगों ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाए हैं, उसके हेड बनाए हैं, अगर उसका हम आप बैठ के किसी अलग प्रोग्राम में डिस्कस करें जिले के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि जो अलग अलग सबकास्ट हैं दलितों में, उनके भीतर भी इनरोड्स बहुत तगड़े हैं। मायावती का वोट बैंक बहुत हद तक हिला नहीं है, लेकिन कितना वोट जाएगा यूथ बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा उसमें सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जहां तक बाकी वोट्स जो हैं दलितों के, वाल्मीकि और बाकी जो सब कास्ट हैं, उनमें भाजपा अपनी पकड़ और पूछ और पकड़ दोनों जी, बहुत मजबूत इस ठीक है। इलाके में की हुआ है। जी हाँ, उर्मिलेश जी, और आपकी यही अरफा बात मुझे आपके हमेशा बहुत पास पसंद आती है। एक ट्रू अरफा ब्लू आपके पास सेक्युलर समय जिसे कहा जाता है, हाँ, एक व्यक्ति जो हम्म, कि सैद्धांतिक रूप से सेक्युलरिज्म में जिस शिद्दत और जिस पैशन के साथ आप यकीन रखते हैं और आप ये समझते हैं कि इसको वापस एस्टैब्लिश किया जा सकता है ऐसे वक्त में, जबकि हर तरफ निराशा है कि हमारा देश जो है एक ऐसे प्लेन पे जा चुका है जहां से वापस नहीं होगा। भाषा, मैं आपको लास्ट कमेंट आपको दूंगी, जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात रखिए। बस मैं मुझे ये भी खाली एक बताइए मिनट कि में खाली हाँ, आप कितनी अहमियत, मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ, कितनी अहमियत आप इस चुनाव को देना चाहती हैं? क्या ये देखिए ये सेमीफाइनल है, चुनाव क्या ये फाइनल जी, है? जी, देखिए मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगी उर्मिलेश जी और नलिन जी की बात सुन के, कि अभी जिस तरह से छात्रों का जो आक्रोश उत्तर प्रदेश और बिहार में फूटा है, जिस तरह से उन्हें बर्बर पुलिसिया दमन झेलना पड़ा है, ये एक टर्निंग पॉइंट निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि छात्रों में आक्रोश बेरोजगारी को लेकर, बदहाली को लेकर बहुत तगड़ा है, जिसे एड्रेस नहीं कर पाया, तो ये एक स्प्रेड हो सकता है। और दूसरी जो आपकी बात है, जो मैं उसका जवाब मेरे पास ये है कि निश्चित तौर पर यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है, सिर्फ सरकार के लिए, भाजपा के लिए, मोदी और योगी के लिए नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर सब कुछ करने के बाद, इतना सब करने के बाद हिंदुत्व का एजेंडे पर जीत होती है, तो 2024 या जो हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा प्लान है, उस पर एक मुहर लगती है, और उसके बाद की जो बर्बरता है वो बिल्कुल अकल्पनीय हमारे आपके लिए हो सकती है, क्योंकि जी, हम लोग उसको रोज जमीन पे देख रहे हैं। और तीसरी बात जो बहुत अहम मुझे लगती है, कि जिस तरह से नफरत का बाजार सजाया गया है, संवारा गया है, नौजवानों की भीड़ को उसमें उतारा गया है, इसका भी एक ये टेस्ट केस है चुनाव, कि नौजवान दलित पिछड़ी जातियों के, क्योंकि देखिए डोमिनेंट ये ठाकुरों का साम्राज्य बनाया गया, डोमिनेंट कास्ट का साम्राज्य उत्तर प्रदेश में बनाया गया, लेकिन जो फुट सोल्जर्स हैं, जिसे फुट सोल्जर्स हम कहते हैं, जिसे हम गुजरात से लेकर बंगाल तक सब जगह देख कर आए हैं, फुट जी, जी, सोल्जर्स हमेशा से यही लोग रहे, जो आप लोगों का जो पूरे के एक्सपोजे रहे, उस एक्सपोजे से भी ये बात सामने आई है कि बहुत कम जी, उम्र के नौजवानों, तो ये टेस्ट केस इसका भी है कि जो नौजवान है, जिसे फंसाया इस नफरत के जाल में जा रहा है, वह फाइनली वोट कहां करेगा, वो जी हाँ, अपने आर्थिक मुद्दों पे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे करेगा या यहां करेगा। और जी हाँ, बहुत-बहुत तीसरी और शुक्रिया। आखिरी कि भाषा आपका लोकतंत्र में इसी पैसे का तंत्र कितना रहेगा, क्योंकि ये इलेक्शन सीधे साधे नहीं होने वाले, हमने देखा है कि बिल्कुल। पंचायती इलेक्शंस में किस तरह का हुआ, यह इलेक्शंस बहुत सहज इलेक्शंस, सामान्य ठीक है। इलेक्शंस के तौर पे नहीं रहेंगे।